नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि हमें दुश्मन की जरूरत नहीं होती। हम खुद ही इतनी गलतियां कर देते हैं, अपने लिए ही ऐसे संकट पैदा कर देते हैं कि हमको संकट में डालने के लिए या हमारा नुकसान करने के लिए कोई दुश्मन की जरूरत नहीं होती। और जब हम अति आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं, तो मानो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं, आप खुद के दुश्मन बन गए हो। आज बंगाल विधानसभा का जो चुनाव है, उसमें 15 साल से मुख्यमंत्री रही ममता दीदी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन अगर कौन है, तो वो खुद ममता दीदी है। क्योंकि एक के बाद एक ममता दीदी खुद के लिए इतने संकट पैदा कर रही है, मानो एक तरीके से संकट को आमंत्रित कर रही है। जब बिहार में विधानसभा चुनाव था, उसके पहले वोटर लिस्ट की सुधारणा हो रही थी, रिवीजन हो रही थी। तो उसमें ममता दीदी ने उस वक्त से शुरू कर दिया था कि हमारे बंगाल में हम ये सुधारणा सुधार नहीं हो करने देंगे। लेकिन वो मामला आज तक यानी 5-6 महीने होने को आए, ममता छोड़ नहीं रही है। वो गलती थी। चुनाव जब आता है, तो चुनाव के समय आपको जो मानने वाला क्लास होता है, जनमानस होता है, उसको अपने पास लेने के लिए काम करना होता है। वोटर के पास जाना जरूरी है, ना कि वोटर लिस्ट के लिए। एक तो 15 साल ममता दीदी मुख्यमंत्री रही है, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यानी नाराजगी थोड़ी बहुत होगी। तो उससे बचकर भी जो कुछ ममता को मानने वाला वोटर बचा है, उसको संभाल के रखना और वोटिंग के दिन तक अपने साथ रखना और इसके लिए प्रयास करना जरूरी था। लेकिन ममता लगी रही वोटर लिस्ट में, और इसका जो परिणाम था वो हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग के साथ झगड़ा करो, चुनाव आयोग के सामने धरना करो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ। ये करते करते ये मामला इतना इंपॉर्टेंट बन गया ममता के लिए कि चुनाव जीतना ममता के लिए आजकल उतना अहमियत नहीं रखता। चुनाव आयोग और कोर्ट को नीचा दिखाने के लिए ही ममता दीदी जोर शोर से लगी है। उसको परवाह नहीं है कि वोटर अपने साथ रहेगा कि नहीं। वोटिंग के दिन जब बूथ पर लोग जाएंगे, तो मुझे वोट देंगे कि नहीं, टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को जनता वोट करेगी कि नहीं, इसकी मानो ममता को परवाह ही नहीं है। ममता को अगर किस चीज की परवाह है, तो उसको मीडिया में, खबरों में दिखाना है कि मैंने चुनाव आयोग को हराया है, मैंने हाईकोर्ट को हराया है, मैंने सुप्रीम कोर्ट को हराया है। अरे भाई, चुनाव में कोर्ट को या चुनाव आयोग को हराने से कोई मतलब नहीं है। चुनाव में आपको ज्यादा से ज्यादा एमएलए चुनकर लाने होते हैं, और इसके लिए जो वोटिंग करता है, वो वोटर अपने साथ लाने की जरूरत होती है, ना कि वोटर को डराने की जरूरत होती है। जो कुछ पिछले 6-7 महीनों में हुआ है, वो देखकर लगता है कि जो भी ममता को वोट दे सकता था, उसको भी भगाने की कोशिश में ममता लगी है। और ऐसे में आपको मालूम है कि जो जो कुछ हुआ एसआईआर रोकने के लिए, कि नहीं होगा, ये होगा, ये गड़बड़ हो रहा है। पश्चिम बंगाल के जो कर्मचारी, अधिकारी एसआईआर में लगे थे, उनमें दहशत फैलाकर ममता ने उसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश की। तो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा और झारखंड से लेकर
अलग अलग राज्यों से भी और बंगाल के भी न्यायिक अधिकारी उसमें लगा दे, तो मामला चुनाव आयोग से भी हट गया और सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। तो जो कुछ एसआईआर हो रहा है, बचा कुचा एसआईआर हो रहा है, वो चुनाव आयोग भी नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो उसके खिलाफ खड़ा हो जाना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। लेकिन ममता वो करती रही, क्योंकि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या चुनाव आयोग बिल्कुल छोटे हैं। ये दिखाने के कोशिश में ममता इतनी आगे बढ़ गई है। और इससे ही आगे चलकर जो कल परसों मालदा में जो कुछ हुआ, उससे ममता ने मानो अपनी हार को इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है कि वोटर मुझे हराओ, मैं आपको डराऊंगी इसलिए कि आप मुझे हराओ। इस ढंग का एक आवाहन मानो ममता ने किया है। और जो मालदा में हुआ है उसका परिणाम पूरे बंगाल में होगा, क्योंकि मालदा में जो कुछ टीएमसी के गुंडे और वहां के मुस्लिम गुंडे, उन्होंने मिलकर मालदा में जो कुछ किया, उस पर ममता क्या खुलासा करती है छोड़ दो। लेकिन जनमानस में, पूरे पश्चिम बंगाल के जनमानस में मालदा की घटना ने बांग्लादेश की घटनाओं को पुनरुज्जीवित किया है। 2024 के अगस्त में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना वाजेद जो चुनकर आई थी, उसको वहां के जातीय दंगों ने भागने पर मजबूर होना पड़ा। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश से भागी और भारत में आई थी। और जो बांग्लादेश में दंगे हुए थे उसमें मुस्लिम गुंडे, जमाते इस्लामी के लोग, मुस्लिम संगठन के लोग, उन्होंने अपनी भड़ास बांग्लादेश के हिंदुओं पर निकाली थी। बहुत सारे हिंदुओं के घर जलाए गए, बहुत सारे जो हिंदू एक्टिविस्ट थे, महिलाएं थी, उन पर अत्याचार किए गए, उनकी मर्डर की गई, उनको जलाया तक गया। और बांग्लादेश का जो शासन प्रशासन है, पुलिस फोर्स है, वो देखता रहा। सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं के घर जलाए गए। और इतने अत्याचार होते हुए भी बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फोर्सेस है, पुलिस फोर्स है, आर्मी है, वो देखते रहे। हिंदू बिना किसी कारण के मरते रहे, मारे गए, उनके कत्ले आम बांग्लादेश की सिविल गवर्नमेंट देखती रही, किसी ने उसमें हस्तक्षेप तक नहीं किया। ये जो हुआ था 2024 अगस्त के बाद और लगातार होता रहा, कल तक जब बांग्लादेश में चुनाव के बाद जो अलग सरकार आ गई, उसने यूनुस को बैन किया और जो दंगा फसाद 24 में हुआ था उसकी इंक्वायरी तक लगा दी। ये लोगों के सामने है। लेकिन वो चीज बांग्लादेश में हुई थी, भारत में, पश्चिम बंगाल में नहीं हुई थी। लेकिन मालदा की घटना ने एक बात दिखा दी कि जो बांग्लादेश की सिविल गवर्नमेंट है, वहां की पुलिस है, वहां की प्रशासन है, और पश्चिम बंगाल में मालदा जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में ममता दीदी की सरकार है, सिविल गवर्नमेंट है, उसमें और बांग्लादेश की सिविल गवर्नमेंट में फर्क नहीं है। ममता हो या यूनुस की गवर्नमेंट हो, पश्चिम बंगाल हो या बांग्लादेश हो, जहां मुस्लिम बहुल पॉपुलेशन है, मुस्लिमों की बहुसंख्या है, वहां अगर हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो पुलिस फोर्स बांग्लादेश का यूनुस का हो या पश्चिम बंगाल के ममता दीदी का हो, कुछ भी होने वाला नहीं है। हिंदुओं को ना ममता दीदी बचाएगी ना यूनुस बचाएगा। तो यूनुस की सरकार जिस ढंग से चलती है, उसी ढंग से ममता दीदी की सरकार पश्चिम बंगाल में चलेगी।
सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस फोर्स हो, वो कुछ नहीं करेंगे, वो देखते रहेंगे। यही अनुभव कल परसों मालदा में लोगों ने किया है। और लोग ये सोचते होंगे कि अगर फिर से ममता की गवर्नमेंट आ गई तो क्या होगा, क्योंकि मालदा में जो दंगा हुआ वहां एसआईआर करने वाले जो न्यायिक अधिकारी थे वो किसी बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, चुनाव आयोग के भी लोग नहीं थे, बांग्लादेश के सरकारी कर्मचारी नहीं थे, वो न्यायिक अधिकारी थे। लेकिन उनके साथ जिस ढंग से बर्ताव किया गया, अचानक से एक बड़ी भीड़ जहां एसआईआर चल रहा था उस इमारत के पास पहुंच गई और 9-10 घंटे तक उस न्यायिक अधिकारी जो एसआईआर का काम कर रहे थे, वोटर लिस्ट में सुधार कर रहे थे, कागजात चेक कर रहे थे, उनको मानो किडनैप किया गया हो उस तरह के बंधक बनाया गया। उनको उस इमारत से बाहर नहीं निकलने दिया। और वो अधिकारी सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, गवर्नमेंट की पुलिस हो, हर किसी से संपर्क कर रही थी, लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, ना कार्रवाई हो रही थी। देर रात तक वो वहां फंसे रहे और बाहर भीड़ थी वो मानो उनको जान से मारने के लिए आवाज दे रही थी। आखिर में चुनाव आयोग के जो चीफ है ज्ञानेश कुमार, उन्होंने बंगाल के जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, सिविल अधिकारी है, उनके साथ जूम पर बातचीत की और उनको समझाया कि अगर मालदा में कुछ हो गया तो तुम सब नौकरी से जाओगे, चुनाव हो या ना हो, चुनाव पूरा होने से पहले तुमको पूरा नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। और उसके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई। मालदा का जो कलेक्टर हो या पुलिस डीआईजी हो, उनको भी चुनाव आयुक्त ने धमकाया और इसमें 9-10 घंटे चले गए। 9-10 घंटे चले गए। ममता बोलती है मेरे पास क्या है, लेकिन बात साफ है कि जिस ढंग से गुंडागर्दी चल रही थी, अगर उसको एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन नहीं रोकेगा तो कौन रोकेगा। अगर ये हालत चुनाव अधिकारी या चुनाव ने भेजे गए जो न्यायिक अधिकारी थे उनके साथ ये बर्ताव हो सकता है ममता की सत्ता में, तो फिर ममता की सरकार फिर से आ गई तो हम अपने घर में भी सेफ नहीं रहेंगे। ये आइडिया पूरे बंगाल के वोटर के दिमाग में मालदा कांड के बाद डाली गई है कि बांग्लादेश हो सकता है पश्चिम बंगाल का, अगर ममता वापस सत्ता में आ गई तो। मालदा की घटना ने, कालियाचक की घटना ने आम बंगाली वोटर के, पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम वोटर के दिमाग में एक आइडिया डाल दी कि अगर इसके छुटकारा पाना है तो ममता की सरकार से छुटकारा पाना जरूरी है। बीजेपी जीते ना जीते, बीजेपी की सरकार आए ना आए, लेकिन ममता की सरकार जानी चाहिए। ये बात बंगाल, पश्चिम बंगाल के वोटर के दिमाग में मालदा और कालियाचक की घटना के बाद पक्की हो गई है। चुनाव के बाद कुछ मिले ना मिले, लेकिन सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और सिक्योरिटी कहाँ है? जहां ममता नहीं है वहां सिक्योरिटी है। अगर और 5 साल ममता को मिल गए तो पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश बनाया जाएगा। ये डर मालदा की घटना ने बंगाली वोटर के दिमाग में डाल दिया है। तो ये किस लिए किया? ये ममता का चुनाव कार्य है। ममता हो या उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस हो, उनको बीजेपी के साथ लड़ना था, उनको चुनाव आयोग के साथ लड़ने की जरूरत नहीं थी।
उनको हाई कोर्ट से लड़ने की जरूरत नहीं थी, उनको सुप्रीम कोर्ट से लड़ने की जरूरत नहीं थी। चुनाव की लड़ाई राजनीतिक लड़ाई होती है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा वोटर को अपनी तरफ खींच लेना, यही काम होता है। लेकिन ममता चुनाव भूल ही गई है। बस चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो, उनको नीचा दिखाना, यही इस चुनाव में ममता के लिए एक टारगेट बन गया, एक उद्दिष्ट बन गया। उसको, ममता को बीजेपी को हराना ही नहीं है। वो रैलियों में कुछ क्या बोलती है छोड़ दो, लेकिन उसका आशय अब देखो, जो आशय आम जनता के पास, वोटर के पास जाता है, वोटर के दिमाग में जाता है, वो आशय एकदम साफ है कि मुझे पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना है, पूरे पश्चिम बंगाल से हिंदुओं को भगाना है, संविधान नेस्तनाबूद करना है। जो हालत बांग्लादेश की 2 साल पहले हो गई थी, हसीना वाजेद को भागना पड़ा था, उसी ढंग से पश्चिम बंगाल से हिंदुओं को और जो भारत का संविधान मानते हैं उनको भगाना है। यही मानो एक तरीके से ममता ने अपना एजेंडा बंगाली वोटर के दिमाग में बिठा दिया है, तो मानो खेला हो गया। मालदा का कांड जो है, उसने बंगाल के लोगों के, पश्चिम बंगाल की जनता के मन में जो बांग्लादेश हिंदुओं की अत्याचार की घटनाएं थी, वो पुनरुज्जीवित कर दी, उनको संजीवनी दे दी। अगर पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनाना है तो ममता को हराना पड़ेगा। यही मालदा की कांड ने बांग्ला वोटर को, बांग्लादेशी सॉरी बंगाली वोटर के दिमाग में बात डाल दिए, ममता का खेल बिगाड़ दिया है। देखते हैं दोस्तों, 1 महीने के बाद 4 मई को क्या नतीजे आते हैं। आज रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।